हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सतीन कुमार। जीएस वाला एकेडमी में मैं सतीन कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त दोनों ही होंगे। हमने कोविड को बोल दिया कि भाई तुम चले जाओ, कोरोना भी बोलता है कि बहुत समय हमने वेस्ट कर लिया, अब हम जा रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का समापन हो चुका है, नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया है। तो सभी छात्र छात्राओं में मन में एक उम्मीद तो रहती है कि नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है वो अपने छात्र छात्राओं एस्पिरेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट से संबंधित कुछ बेहतरी करने का कार्य अवश्य करेगी। तो इसी क्रम में मैं सतीन कुमार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डेमो लेक्चर हिस्ट्री पर। यदि आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, जहां पर इतिहास एक वास्ट और एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, तो इतिहास जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को हम प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करेंगे और कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब वक्त आ गया है अपने लक्ष्य, अपने अंजाम, अपने ध्येय, अपने टारगेट को भेदने के लिए सही तरीके से, सही दिशा में, सही अनुशासन और प्रबंधन के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। तो इसी क्रम में आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम प्राचीन भारत के इतिहास पर एक सीरीज लेकर आए हैं जहां पर हर लेक्चर में 30 मिनट में 20 से 25 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगे तो आप नोट करते हुए चलिएगा। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से, कौन बनेगा करोड़पति के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिएगा, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो थे वो किस मटेरियल के बने हुए थे? तांबे के थे, सोने के थे, रांगा के थे, चांदी के थे। रांगा कुछ नहीं होता है, रांगा से टांगा मत कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले का सही आंसर जो है चांदी, यानी कि पहले का सही आंसर है डी, चांदी यानी कि सिल्वर। देखिएगा, जब हम लोग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की बात करते हैं, और 6वीं शताब्दी वह समय है जब भारत में महाजनपदों का उदय हुआ। मैं ये भी कह सकता हूँ, इसी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जब महाजनपदों का उदय होता है तो भारत में शहरीकरण का दूसरा फेज स्टार्ट हुआ। कहने का अर्थ ये है, भारत में फर्स्ट जो शहरीकरण जो देखा गया था वो सिंधु घाटी की सभ्यता में था, जबकि दूसरा शहरीकरण हम लोग 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी में देखते हैं, जब हमारा समय उत्तर वैदिक काल को क्रॉस कर चुका था और धीरे धीरे महाजनपदों का विकास हो रहा था। जंगलों को साफ करके खेतीबाड़ी का एरिया विकसित किया जा चुका था, और जो हम लोग को आयरन मिला था, उस आयरन, इसी समय हम लोग को आयरन, लोह अयस्क की भी प्राप्ति होती है। अब जब ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हम लोग को आयरन भी प्राप्त हो चुका था, तो इससे होता क्या है, जंगलों को साफ करना बहुत आसान हो चुका था। तो ये वो समय है जो सेकंड हम लोग अर्बनाइजेशन देखते हैं। इसी समय व्यापार में उन्नति भी धीरे धीरे होने लगी थी, और व्यापार को करने के लिए हमें पता है कॉइन्स की आवश्यकता होती है। कॉइन्स यानी कि सिक्के, और भारत के जो सबसे प्राचीनतम सिक्के जो माने जाते हैं वो चांदी के सिक्के हैं, जिनको आहत सिक्के भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आहत या पंचमार्क, ध्यान से सुनिएगा, आहत और पंचमार्क एक ही बात है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के जो थे वो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के थे, और इन सिक्कों को हम लोग आहत या पंचमार्क सिक्के भी बोलते हैं। पंचमार्क सिक्के यानी कि ठप्पा मार के बनाए जाते थे, इनको ठप्पा मार सिक्के भी कहा जाता था, जिन पे मयूर, चंद्रमा नुमा अर्ध आकृति भी बना रहती थी, मछली टाइप के सिंबल्स भी बने रहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वो पूछ सकता है कि भारत के जो सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं उनको किस नाम से जानते थे। तो ध्यान रखिएगा, आहत हो गया या पंचमार्क सिक्के, जिन्हें ठप्पा मार करके टेक्नोलॉजी से बनाया जाता था। यानी कि पहले का आंसर आपका डी बिल्कुल और बिल्कुल दिल्ली वाला सही है। आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो हम लोग को मैच करना है। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, महाजनपदों से संबंधित चीजें देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ही, लगभग 2600-2700 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, भारत में हम लोग 16 महाजनपदों को देखते हैं। और ये 16 महाजनपद जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध के समय हम देखते हैं 16 महाजनपद।
और बुद्ध से संबंधित एक ग्रंथ हुआ करता था जिसे हम लोग अंगुत्तर निकाय के नाम से जानते थे। ध्यान रखिएगा, अंगुत्तर निकाय बौद्धों का एक ग्रंथ है। इस अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, जैनों से संबंधित एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। यह भगवती सूत्र भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी देता है। उम्मीद है कि ये जो फैक्ट जानकारी है वो आपके अवश्य काम में आएगी। तो इस 16 महाजनपदों से संबंधित ही हमारा एक क्वेश्चन है। देखिएगा, एक महाजनपद जो था वो अंग हुआ करता था, सबसे पूर्व में था। ये ध्यान रखिएगा, पहला वाला ध्यान रखिएगा, अंग। अंग महाजनपद सबसे पूर्व में था, बिहार का इलाका है और इसकी कैपिटल चंपा हुआ करती थी। ध्यान में रखिएगा, यानी कि पहला आंसर आपका सही है। ये सही है, हम लोग से पूछ रहा है कौन सा मैच नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा, एक महाजनपद जो सबसे पूर्वोत्तर में था अंग महाजनपद था, जिसकी कैपिटल आपकी चंपा थी। अब देखिएगा बी ऑप्शन, देखिएगा कौशल। कौशल की कैपिटल अहिचित्र। भाई ये ऑप्शन आपका टोटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखिएगा 16 महाजनपद में मगध, कौशल, वत्स, अवंती बहुत ताकतवर हुआ करते थे। इन्हीं 4-5 में से एक कौशल महाजनपद हुआ करता था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कौशल को श्रावस्ती या साकेत के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कौशल को श्रावस्ती या साकेत के नाम से जानते हैं, जिसकी कैपिटल आपकी अयोध्या हुआ करती थी। फैजाबाद के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो कौशल आपका एक महाजनपद हुआ करता था और जिसकी कैपिटल आपका अयोध्या या साकेत श्रावस्ती होती थी। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और जबकि यहाँ पर कौशल की कैपिटल अहिचित्र बता रहा है, यानी कि यही ऑप्शन आपका गलत है। यानी कि सेकंड का आंसर आपका बी। जो एडिशनल जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये पूरा का पूरा कौशल का जो क्षेत्र हुआ करता था, ध्यान में रखिएगा, इसकी आकृति विन्यास जो थी अर्ध चंद्रनुमा हुआ करती थी। इसकी आकृति ध्यान में रखिएगा। तो कौशल की राजधानी क्या है? साकेत या श्रावस्ती, या मुख्य रूप से कहें तो हम लोग अयोध्या, जो फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है। यानी कि सेकंड का आंसर आपको मिल गया बी। अब देखिएगा सी और देखते हम लोग वत्स। देखिएगा 16 महाजनपदों में एक महाजनपद हुआ करता था वत्स, और वत्स की कैपिटल आपकी कौसंबी हुआ करती थी। बिल्कुल सही है, और हम लोग से वो नहीं पूछ रहा है, और जबकि ये सही है। वत्स यानी कि एक महाजनपद, उसकी कैपिटल कौसंबी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, बांदा चित्रकूट के आसपास का क्षेत्र जो था वो वत्स था, जिसकी वत्स महाजनपद था, जिसकी कैपिटल आपकी कौसंबी हुआ करती थी। ठीक है। जबकि चौथा देखिए डी, यानी मत्स्य, और मत्स्य एक महाजनपद है जयपुर की आसपास का क्षेत्र, जिसकी कैपिटल आपकी विराटनगर हुआ करती थी। उम्मीद है ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका सही है, जबकि गलत आंसर निकालेंगे तो बी वाला आपका गलत हो जाएगा। यानी कि 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा मैचिंग से संबंधित हमारा ये आज का क्वेश्चन होगा। देखिए यूपीपीसीएस प्री में भी है, लोअर सबऑर्डिनेट में भी है आपका स्पेशल प्री में। तो देखिएगा मैचिंग से संबंधित है, तो मिलाते हम लोग। ए साइड देखिएगा ABCD और दूसरी साइड देखेंगे सूची 1 2 3 4। देखिएगा प्रद्योत नाम देख रहे हो ना आप लोग, तो पूरा नाम है चंड प्रद्योत। ध्यान रखिएगा, चंड प्रद्योत ए वाला। और अच्छे से याद करिए, अगर आपने मगध में हर्यक वंश पढ़ा है, अब मन में आ रहा होगा हर्यक वंश कौन थे। देखिएगा उत्तर भारत में किंगडम या राजवंश की स्थापना करने वाले बिहार में सबसे पहले कोई थे तो वो हर्यक वंश ने ही वंश की स्थापना करी है। और इस हर्यक वंश के संस्थापक थे आपके बिंबिसार। और पुराणों की माने तो बृहद्रथ का नाम भी आता है, लेकिन वो सही नहीं है क्योंकि वो पुराणों की बात कर रहा है। सही आंसर जो माना जाता है वो बिंबिसार। तो देखिएगा इसी बिंबिसार की जो हर्यक वंश का संस्थापक था, उसकी उज्जैनी से बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी। उज्जैन यानी कि अवंती, और उज्जैनी अवंती का राजा हुआ करता था चंड प्रद्योत। एक बार तो बताते हैं चंड प्रद्योत बीमार हो गया, बाद में बिंबिसार और चंड प्रद्योत में फ्रेंडशिप हो गई, तो बिंबिसार ने अपना डॉक्टर जीवक, डॉक्टर का नाम था जीवक,
पीलिया के उपचार के लिए चंड प्रद्योत के पास भेजा था। ध्यान रखिएगा, जब संधि हो जाती है तो एक दूसरे की सहायता तो हम लोग करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। चंड प्रद्योत जो था वो अवंती उज्जैन का राजा हुआ करता था। अब देखिए ए का थर्ड हमें कहाँ पे मिल रहा है, ना तो ए में मिल रहा है, ना बी में मिल रहा है, ना ही डी में मिल रहा है। ए का थर्ड सिर्फ हमें सी में मिल रहा है, तो अब बाकी मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे भी मिला देते हैं हम लोग, देखिएगा। अब जो बी ऑप्शन है उदयन, ये उदयन नहीं है, उदयन नहीं, ये उदयन है। और ये आपका जो था वत्स कौसंबी का राजकुमार हुआ करता था, जबकि प्रसन्नजीत जो था वो कौशल का राजा हुआ करता था, फैजाबाद आपका अयोध्या के आसपास। जबकि अजातशत्रु था वो आपका मगध का राजा हुआ करता था। अजातशत्रु वही जैसे पितृ हत्यारा के नाम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तीसरे का आंसर आप लोग लगा चुके होंगे। अब मैं थोड़ी सी जानकारी और आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिएगा, उत्तर भारत में सबसे पहले जो वंश की स्थापना करी थी वो वंश था आपका बिहार में हर्यक वंश। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बात कर रहा हूँ, और इसको स्थापित करने वाले थे बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश से संबंधित थे। पुराणों की माने तो हर्यक वंश की स्थापना बृहदत्त ने की थी, ये हम नहीं मानते, बिंबिसार का ही नाम आएगा। और इसी बिंबिसार की फाइट थी चंड प्रद्योत से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। और इसी ने लिच्छवी नरेश चेतक की बहन से शादी भी की थी। किसने? बिंबिसार ने। शादियों के लिए तो आपका बहुत फेमस हुआ करता था आपका बिंबिसार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। 3 क्वेश्चन हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन पर प्रकट करते हैं हम लोग। देखिएगा, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, और ये नहर खोदी गई थी, ध्यान में रखिएगा, आपका कलिंग यानी कि उड़ीसा। आपको पता होगा कलिंगा उत्कल एक ट्रेन भी चलती है, और कलिंगा उत्कल उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो ध्यान में रखिए, शिशुनाग वंश के बाद जब नंद वंश आता है और महापदम नंद जो एक मुख्य राजा देखने को मिलेगा, जिसे परशुराम का अवतार के नाम से जानते हैं, क्षत्रियों का विनाश करने वाले के नाम से जानते हैं, तो यही जो आपका महापदम नंद है, जब ये कलिंग की यात्रा पे गया, उड़ीसा की यात्रा पे गया, तो उसको जीतने के बाद वहाँ पर एक जिनसेन की मूर्ति मिलती, स्टैचू मिलता है जो जैन से संबंधित था। उस स्टैचू को लेकर मगध वापस लाया था। और इतना ही नहीं, उसने कलिंगा में एक नहर भी खुदवाई थी। किसने? महापदम नंद ने। ठीक है, कहाँ पर? हाथी गुम्फा अभिलेख जो है खारवेल, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में खारवेल नामक स्थान पर एक अभिलेख था जिसे हाथी गुम्फा के नाम से जानते हैं। और ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो था खारवेल के पास, हमें जानकारी देता है महापदम नंद की, कि वो स्टैचू लेकर गया और इसने नहर खुदवाने का काम किया। ठीक है, किसने? नंद राजा ने। चौथे का आंसर बिल्कुल सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टेट एग्जाम के लिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, 16 महाजनपद जो हुआ करते थे, उस 16 महाजनपदों में भारत के मध्य में क्या पड़ता? मध्य प्रदेश, बीच में बिल्कुल आपका हार्ट में। तो एक महाजनपद था उज्जैन, और इस उज्जैन के 2 भाग हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, जो पश्चिमी भाग हुआ करता था वो अवंतिका हुआ करता था, जबकि मालवा के आसपास का था वो महासमती के नाम से जाना जाता था। महासमती आपको बाहुबली मूवी याद आ रही होगी। ठीक है, यानी कि आपको ये बात ध्यान में रखना है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका है, बिल्कुल सही है। और इस उज्जैन की 2 कैपिटल हुआ करती थी, एक पार्ट की हुआ करती थी अवंतिका, और जबकि दूसरे भाग की हुआ करती थी आपकी महासमती मालवा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। और ये जो अवंतिका है बहुत ताकतवर था आपका, ध्यान रखिएगा। इसी का राजा कौन था? आपका चंड प्रद्योत था, जिसने बिंबिसार से लड़ाई लड़ी। बाद में दोनों में संधि हो गई,
चंड प्रद्योत बीमार हुआ, पीलिया हो गया, तो बिंबिसार ने अपना डॉक्टर जीवक को इसके उपचार के लिए भी भेजा था। तो ध्यान रखिएगा, 2 कैपिटल हैं और इन 2 कैपिटल में से अवंतिका वाला पोर्शन ज़्यादा आपका चर्चित रहता है, क्योंकि ये जो था एक रिसोर्सफुल इलाका भी था और यहाँ के राजा थोड़े ताकतवर थे। तो उम्मीद है 5वें का आंसर आप सी लगा लिए होंगे। तक्षशिला जो है रावलपिंडी के आसपास का महाजनपद है आपका, ठीक है, और जबकि इंद्रप्रस्थ जो है आपका दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। उम्मीद है कि 5वें का आंसर सी लगा लिए होंगे। देखिएगा एक एक ऑप्शंस जो बनेंगे ना आगे चल के, उन सबको हम एनकाउंटर कर देंगे, सारे महाजनपद भी आपको याद करवा देंगे लर्निंग के माध्यम से, क्योंकि अभी शुरुआत है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले, बस ध्यान से सुनते चलिए। 5 क्वेश्चन हो गए, चलिएगा अब देखिएगा 8वां क्वेश्चन, यानी कि बीच के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहा होगा। देखिएगा पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, किसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी? उदयन ने, अशोक ने, बिंबिसार ने, महापद्म नंद ने। मैं आपको बता देता हूँ, जब हर्यक वंश की स्थापना हुई बिंबिसार ने करी, तो बिंबिसार ने जब स्थापना करी तो मगध की आरंभ में राजधानी जो थी वो राजगीर थी, जिसे गिरिवज्र के नाम से भी जाना जाता है, गिरिवज्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आरंभ में बिंबिसार कैपिटल राजगीर गिरिवज्र रखता है, और अभी भी आप जाओगे ना पटना में, राजगीर चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ इलाका है। मैं वहाँ पे अभी कुछ समय पहले ही देख के आया हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कैपिटल थी वो राजगीर थी, लेकिन वो बोल रहा है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? अब हर्यक वंश में ही आप जानते हो पहले बिंबिसार आया। बिंबिसार का बेटा कौन था? आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा था आपका उदयन। ध्यान रखिएगा, ये उदयन ही मगध की कैपिटल गिरिवज्र राजगीर से ट्रांसफर कर देगा पटना में, पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है, कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, किसने कैपिटल ट्रांसफर करी थी? तो वो था उदयन, अजातशत्रु का बेटा था, और इसने गंगा, सोन, गंडक, पुनपुन के आसपास का जो चारों तरफ से घिरा हुआ इलाका था वो था आपका पाटलिपुत्र, पटना। तो ट्रांसफर करने वाला कौन था? आपका उदयन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे जरूर पूछ सकता है, जरूर पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। जबकि बिंबिसार कहाँ स्थापित करता है? राजगीर में, राजगीर में या राजगृह में। और महापद्म नंद नंद वंश से संबंधित है, जिना की मूर्ति अभी थोड़ी देर पहले बताया, यूनानी इसे अग्रमीज के नाम से या उग्रसेन के नाम से जानते थे, ठीक है, क्षत्रियों का नाश करने वाला कहलाता था, ठीक है। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है, धम्म की नीति, ठीक है, कलिंगा उत्कल की लड़ाई अशोक से संबंधित है, 13वां अभिलेख जानकारी देता है, 13वां, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग मुद्दे पर आते हैं। 8वें का आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? उदयन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा फिर से क्वेश्चन आ गया है आपका, बीपीएससी में पूछा गया है 97 में, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। देखिएगा, पटना तो हमने बोला था उदयन ने बनाया, और उदयन किस वंश से था? हर्यक वंश से संबंधित था, और अजातशत्रु का बेटा हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर कहीं भी हर्यक वंश के राजाओं का नाम नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अशोक महान, लेकिन अशोक महान से पहले किसका नाम आता है? चंद्रगुप्त मौर्य। दोनों ही मौर्य से संबंधित हैं, मौर्यों की स्थापना लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी आचार्य चाणक्य की सहायता से, और चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा था। तो देखिएगा, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य यानी कि गुप्त वंश, ये तो बहुत बात की बात है, और ये कनिष्क भी बात की कहानी है, यानी कि ए बी में से सही होगा। अशोक महान उसी क्षेत्र में राज्य करेंगे जो इनको विरासत मिला था, और वो विरासती क्षेत्र बनाने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को कैपिटल पहले चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। यहाँ पर झोल क्या कर दिया है, यहाँ पर उन्होंने उदयन नहीं दे रखा, उदयन नहीं दे रखा, तो उदयन के बाद हमें पता है मौर्य वंश आएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी आप लोगों ने अवश्य सुनी होगी। चंदू नाम हुआ करता था। जब आचार्य चाणक्य का घनानंद ने अपमान कर दिया, और जब आचार्य चाणक्य को लगा कि ऐसा घनानंद जैसा राज्य
इतने भारतवर्ष पे, अखंड भारतवर्ष पे मगध पे कैसे रूल कर सकता है। उनको धक्का दे दिया, उनकी चोटी खुल गई आचार्य चाणक्य की। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने प्रण लिया कि मैं एक ऐसे राज्य में ऐसे लोगों को मैं स्थापित होने दे नहीं सकता जो बिल्कुल अय्यासी में डूबे हुए हैं, आपके घनानंद जैसे। तो रास्ते पर जा रहे थे, उनको रास्ते में एक चंदू नाम का एक बालक दिखता है जिसकी माँ का नाम था मूरा। चंदू को उन्होंने चंद्रगुप्त बनाया, मूरा से मौर्य बना दिया और यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य की आपकी शुरुआत हो गई। ठीक है, ये कहानी रफली है। आपको जो ध्यान में रखना है कि आचार्य चाणक्य का नाम क्या है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। उन्होंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा जो आपका राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित था आपका मुख्य रूप से। अन्य बातें भी लिखी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 9th का आंसर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो कितनी बार अभी ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसका सही आंसर है उदयन, आपका डी आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही है। उदयन ने ही पाटलिपुत्र बसाया और पाटलिपुत्र गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नगर के चारों ओर इसके आसपास नदियां रहती थीं और पाटलिपुत्र को पटना या कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, जबकि बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां देखते हैं। देखिए, एक ही चीज कितनी बार पूछी जा रही है आपकी परीक्षा में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क, उदयन। यानी कि 11वें का सही आंसर है आपका उदयन, बिल्कुल सही। पाटलिपुत्र को कैपिटल उदयन ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, उदयन, ये उदयन नहीं है, उदयन लिखा हुआ। वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है। भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। उदयन जो था वो वत्स, एक महाजनपद है कौसंबी के आसपास, यहाँ का राजा हुआ करता था। जबकि जो वासव दत्ता जो थी वो उज्जैन अवंती के राजा चंड प्रद्योत की पुत्री हुआ करती थी। और उदयन और वासव दत्ता की एक लव स्टोरी बहुत फेमस है। और ये किससे संबंधित है ध्यान में रखिएगा, आपकी उज्जैन से संबंधित है, अवंती से संबंधित है। और यह जानकारी महाकवि भास ने अपने ग्रंथ स्वप्नवास दत्तम में भी शेयर करी है कि वो आपका वत्स का राजकुमार उदयन जो था वो उज्जैन के राजा चंड प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता के प्रेम में था। और जब ये ग्रंथ लिखा जा रहा था ना स्वप्नवास दत्तम महाकवि भास के द्वारा, तो उस समय उदयन उज्जैन की जेल में भी कैद कर लिए गए थे। उम्मीद है कि आपने 12वीं का आंसर ए लगा लिया होगा। ठीक है, मथुरा एक महाजनपद है, ध्यान रखिएगा। मथुरा एक महाजनपद है, सूरसेन के नाम से जाना जाता था। और कौशाम्बी आप जानते ही हो, वत्स के नाम से। और महास्मृति के बारे में मैं आपके बारे में पहले ही शेयर कर चुका हूँ। मगध, कौशल, वत्स, अवंती, अवंती से ही महास्मृति आया होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पावरफुल मैंने नाम आपके सामने लिए। 12वें का आंसर ए लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन बोलता है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ध्यान रखिएगा, जितने भी क्रांतिकारी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, सेकंड अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, शहरीकरण दूसरा देखने को मिलता है, लोहे की खोज, सिक्कों का प्रचलन में आना, ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की मुख्य रूप से बात थी। यानी कि 2600-2700 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा। और इसी समय मगध साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचता है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात यहाँ पर समझ में आई। अब देखिएगा, 14 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? प्रारंभ में बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हम जानते हैं मगध का बोलाबाला हो गया, लेकिन प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कोई था? तो ध्यान में रखिए, प्रारंभ में
काशी सबसे ऊपर माना जाता था। काशी यानी कि बनारस, वाराणसी। प्रारंभ में काशी का महत्व बहुत ज़्यादा था और इसके साथ साथ पैलर में जो ताकत थे, मगध था, कौशल था, वत्स था, अवंती था। धीरे धीरे करके जब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी आगे बढ़ती गई तो धीरे धीरे मगध आपका मोर पावरफुल हो गया। लेकिन प्रारंभ की बात कर रहा है तो हम लोग काशी की बात करेंगे और काशी विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर भी माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और काशी में ही काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी आपका फेमस है आपका, ठीक है। 14 का सी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, जब हम लोग 16 महाजनपद पढ़ते हैं तो 16 महाजनपद में ध्यान रखिएगा बुद्ध के समय कुछ गणतंत्र देखने को मिले हमें, ठीक है। कुछ गणतंत्र हम लोग को देखने को मिले हैं, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी। और जो वैशाली का जो लिच्छवी था जो वज्जी गणराज्य में है, ध्यान रखिएगा, वज्जी गणराज्य में एक वज्जी गणराज्य में वज्जी महाजनपद में एक रिपब्लिक या गणराज्य हुआ करता था, लिच्छवी, जो कि वैशाली के थे। और यही वैशाली के लिच्छवी जो थे ना, सबसे पहले रिपब्लिक गणराज्य स्थापित सबसे पहले वर्ल्ड में इन्हीं लोगों ने किया है। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले बात आए तो वैशाली के लिच्छवी का नाम आएगा। कपिलवस्तु के शाक्य भी थे, बाद में है लेकिन थे। योधे जो था आपका गणराज्यों में शामिल नहीं था, यानी कि 15वें का सी आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा नहीं था तो सी ध्यान में रखिएगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपदों में एक वज्जी गणराज्य बोला अपन ने, ठीक है। तो वज्जी गणराज्य में कुछ 3-4 भागों में फैला हुआ था। तो इन 3-4 भागों में फैला हुआ था, तो उस एक भाग में एक हम लोग रिपब्लिक देखते हैं, गणराज्य देखते हैं, जिसे वैशाली के लिच्छवी के नाम से जाना जाता था। लिच्छवी राजकुमार वैशाली में फैले थे और इनको श्रेय दिया जाता है कि वर्ल्ड में सबसे पहले गणतंत्र या गणराज्य स्थापित किया तो वो वैशाली के लिच्छवी ने ही स्टार्ट किया। अब मन में आ रहा होगा कि ये गणराज्य क्या है, गणतंत्र क्या है। देखिए, गणतंत्र गणराज्य का अर्थ ये है कि वहाँ का राजा आनुवांशिक नहीं था, लोगों के द्वारा। गणतंत्र यानी कि जो तंत्र है वो लोगों से मिलकर बना है और लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा राजा बनाया जाएगा, आनुवांशिकता आधार नहीं होगी। उम्मीद है कि 15वें का आंसर आपने लगा लिया होगा, सी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो हमने आपसे बोला है लिच्छवी के द्वारा। डी आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक। अब हम लोग 17वें क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी भाई? वर्ल्ड के यूरोप को तो भूल ही जाओ, यूरोप लोग तो बाद में गणतंत्र की परिभाषा सीखे। भारत तो उस समय से गणतंत्र था जब उन्होंने, यूरोप के लोगों ने सोचा भी नहीं। हमारे यहाँ गणतंत्र व्यवस्था लागू हुई थी, रिपब्लिक की व्यवस्था, ठीक है। और इसका सही आंसर मैंने आपसे, इसका वैशाली के लिच्छवी, ठीक है। और वैशाली के लिच्छवी राजा थे ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ के राजा चेतक, यहाँ के राजा का नाम क्या था? चेतक। इनकी पुत्री की शादी बिंबिसार से हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इतनी बात हो गई। देखो, स्पार्टा और एथेंस तो यूनान के 2 मुख्य शहर हुआ करते थे, तो ये तो होगा ही नहीं आपका स्पार्टा और एथेंस अरस्तु के समय, ठीक है। पाटलिपुत्र भी नहीं है, यहाँ पर गणतंत्र नहीं था। गणतंत्र के लिए अगर देखिए तो वैशाली के लिच्छवी, और लिच्छवी के राजा थे चेतक। इनकी पुत्री का विवाह बिंबिसार से हुआ था। उम्मीद है जहाँ तक आपको बात समझ, देखिएगा हमने जो बेसिक जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। जब हम लेक्चर पढ़ेंगे ना तो और भी जानकारी देखिएगा, मैं पुराने क्वेश्चन जब पूरे सॉल्व करा दूंगा ना महाजनपद से संबंधित, हर एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी और सारी चीज़ मैं कवर भी करवा दूंगा। बस हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, एक मोटिवेशन का सोर्स होता है, हम मोटिवेट कर रहे हैं आपको, तो आप भी करिए, जिससे हमें पुनर्बलन मिलेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा जीएस वाला एकेडमी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मैचिंग का क्वेश्चन है, कौन सा सही है? देखिएगा, बिंदुसार शाक्य, अरे नहीं यार, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। शाक्य कहाँ थे? ये तो मौर्य थे, यानी कि ये तो गलत है।
हम लोग को सही स्कंदगुप्त, भाई स्कंदगुप्त तो गुप्त वंश से संबंधित था आपका, ये मौर्य कहाँ से हो गया? चेतक, लिच्छवी, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, वैशाली के लिच्छवी राजा, और वैशाली के लिच्छवी कुल में राजा का नाम क्या? चेतक। यानी कि जो सही है डी आपका बिल्कुल सही है, और यहीं से सबसे पहले गणतंत्र गणराज्य की शुरुआत की गई थी। उम्मीद है 18वें का दिल्ली आप लोग लगा लिए होंगे। चलिए अब हम लोग 19 में प्रवेश करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? देखिएगा, बुद्ध के समकालीन, बुद्ध के समय एक बुद्धों का एक ग्रंथ है जिसे अंगुत्तर निकाय के नाम से जानते हैं, और ये अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों की जानकारी देता है। इतना ही नहीं, जैनों का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, ये भी 16 महाजनपदों की जानकारी देता है। त्रिपिटक क्या है? आगे क्वेश्चन आएगा। बुद्ध से संबंधित सुत्त पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, दीघ निकाय, दीपवंश, सबकी चर्चा धीरे धीरे आपकी होगी। त्रिपिटक यानी कि बुद्ध की शिक्षा 3 पिटारों में बंद थी, सुत्त पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक। क्योंकि हम 19 के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 19 का क्वेश्चन का आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, संयुक्त निकाय में, बी आपका बिल्कुल सही है। अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है। इतना ही नहीं, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी देखने को मिलती है। 20 का आंसर बॉम्बे बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, जहाँ पर हमने 30 मिनट, हमने जितना आपसे कमिट किया था कि 30-35 मिनट में हम आपको 20 क्वेश्चंस के आसपास कराने का प्रयास करेंगे। जल्दी ही हमारा इसका पार्ट 2 भाग 2 आएगा, जहाँ पर महाजनपदों से संबंधित अन्य जानकारियों को शेयर करेंगे। और ध्यान रखिएगा, हर जो ऑप्शन जो हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में, उससे संबंधित जानकारी भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। जीएस वाला एकेडमी में सारे महाजनपद आपको लर्निंग कराई जाएगी, रट्टा नहीं, समझने का, कहानी समझिए। अगर समझते हैं तो चीज़ें जो होती हैं आसान होती चलेंगे। बने रहिए जीएस वाला एकेडमी में। मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों के लिए हिस्ट्री, जीएस, एनसीईआरटी प्रैक्टिस के साथ, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, बाल विकास के लिए हमसे जुड़े रहिए। सीडीपी के लिए, सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, एमपी संविदा वर्ग के लिए। उम्मीद करता हूँ अगर पूरा वॉच करें हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। जल्दी मिलते हैं, थैंक यू।